हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 9 जुलाई 2025। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल रहेगा, ब्रिक्स ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि अब हम वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट कम हैं और हम प्रोग्रेस करके हमारे डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देंगे। दूसरा आर्टिकल रहेगा अर्बन इंडिया से रिलेटेड कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। और तीसरा आर्टिकल आपका रहेगा रिसर्च एंड इनोवेशन को किस तरीके से गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है। तो तीनों आर्टिकल्स देखते हैं। फर्स्ट है, ब्रिक्स सिग्नल स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ, लेस डिपेंडेंस ऑन वेस्ट। ये जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो रियो डी जेनेरियो में समिट ऑर्गेनाइज कराई, अब की बार होस्ट था ब्राज़ील। जुलाई 6 से 7 में आप देखोगे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के लीडर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे और इन्होंने फिर फाइनली एक डिक्लेरेशन इशू किया। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई समिट होती है तो उसके बाद में एक कॉमन स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है जिसको डिक्लेरेशन बोल दिया जाता है उस पर्टिकुलर समिट का। तो ऐसे में ब्रिक्स की जो जर्नी है, जो कि एंटी वेस्ट स्टैंड लेकर के स्टार्ट हुई थी कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज की जो डोमिनेंस है एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनएससी, यहाँ पर किसकी चलती है भाई? वेस्टर्न कंट्रीज की। तो उसको सीधा चेंज करना या उसको चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स से बेटर कोई प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा नहीं। तो ऐसे में आज की जो जियोपॉलिटिकल सच्चाई है वहां पर इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में ब्रिक्स के स्टेटमेंट से ये बात क्लियर होती है। इसको रियो डिक्लेरेशन भी बोला जाएगा क्योंकि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये अब की बार मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है, तो ब्रिक्स लीडर्स ने रिफॉर्म्स की बात करती है, साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा से मिले इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर और मल्टीपोलर रियलिटी। आज कोई ये कह सकता है कि सिर्फ एक या दो ही सुपर पावर है दुनिया में, नहीं, आपको मल्टीपल दिखेंगे, राइट। तो ऐसे में आज की जो रियलिटी है उसको ध्यान रखते हुए इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आने चाहिए और इस बात को इंडिया भी बार बार कहता है और ब्रिक्स कंट्रीज भी कलेक्टिवली कहते हैं, चाहे चाइना चाहे या ना चाहे। चाइना भी तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज करता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, चाइना यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं चाहता क्योंकि वो परमानेंट 5 मेंबर्स में से एक है। खैर, यहां पर ब्रिक्स ने अपनी तरफ से ये बात कह दी। इसके पहले भी आप देखो, आज तो चलो कि ब्रिक्स में मेंबरशिप बढ़ चुकी है जिसमें ईरान भी आ गया, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई सब आ गए, ठीक है, नए मेंबर्स के तौर पे। बट इसके पहले भी जब सिर्फ 5 कंट्रीज का ये ग्रुप हुआ करता था तो 40% से ज़्यादा तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले कंट्रीज थे। साथ ही साथ ग्लोबल जीडीपी में भी अच्छा खासा पोर्शन ये कंट्रीज अपने आप में मेंटेन करके चलते हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा और एक्सपेंशन होने के चलते ईरान, यूएई, इनकी एंट्री से क्या बेनिफिट हो रहा है कि ये अपने आप में ऑयल जाइंट्स हैं, ऑयल के इनके पास रिसोर्सेज हैं, मिनरल इनके पास में अच्छे खासे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जो क्रिटिकल सप्लाईज होती है, चाहे फिर वो गैस की बात करें, एनर्जी देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसमें गैस हो, ऑयल हो, उनकी सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस ग्रुप में मेंबरशिप एक्सपेंड होती है तो फिर कहीं पर भी आपको डिसीजन लेने में डर नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, फिर वो सैंक्शंस लगा देते हैं। जैसे आपने रिसेंटली रशिया पे देखा कि कैसे सैंक्शंस लगा के कंट्रोल करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया, पहले चाइना, फिर बाद में बचे हुए कंट्रीज में हम भी इंक्लूडेड है जिन पे ज़बरदस्त टैरिफ लगाने की बातचीत हुई। इवन यूएस कांग्रेस ने बिल आ गया था वहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस निकालने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम G20 की 2023 समिट से लगातार ग्लोबल साउथ की बातों को राइज करने की बात करते हैं और उसमें हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं मानी भी जाती है। तो ये चीज़ें ब्रिक्स के थ्रू हो तो और ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ने का स्कोप बन जाता है। अब हम बात करें रियो डिक्लेरेशन की, तो इसमें मेन एम्फेसिस जोड़ दिया गया है इंक्लूसिव ग्रोथ, कि कोई पीछे ना रहे, सब लोग साथ मिलकर ग्रोथ करें। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाए और डिजिटल कॉपरेशन पे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि अब की बार ब्रिक्स समिट में जो डिक्लेरेशन फाइनलाइज हुआ है ना, उसमें आप देखो कि इनके द्वारा क्लाइमेट चेंज को भी अटेंशन दिया गया है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक क्या है कि अब की बार ब्रिक्स के जो लीडर हैं, जैसे अभी देखें तो ब्राजील होस्ट कर रहा है, तो ब्राजील अब की बार UNFCCC की जो COP30 होने वाली है ना, वो ब्राजील के द्वारा ही होस्ट की जा रही है। तो ऐसे में यहां पर जो लेटेस्ट मल्टी चैलेंजेस हमारे पास में आज आ रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के देखो, या फिर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स को लेकर के देखें, तो इस एस्पेक्ट में ग्लोबल साउथ या फिर ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ब्रिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को फिर काम करना जरूरी हो जाता है। अब आप देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो,
क्रिटिकल मिनरल्स जो कि हमारे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे काम करना जरूरी है जिससे कि आप ये मल्टी चैलेंजेस जो हैं इनको टैकल कर सको। COP30 नवंबर में होगा, ब्राजील ही इसको होस्ट करेगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ब्रिक्स ने जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड फंड भी डेवलप करने की बात कर दी है। नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। इससे क्या होगा कि जो अर्थ के लंग्स कहलाने वाले फॉरेस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन हो सकेगी और उनकी कंजर्वेशन जरूरी भी है अगर हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहते हैं तो ऐसे में ब्रिक्स कंट्रीज ने कलेक्टिवली इस बात पे काम करने की कोशिश की है कि हम क्लाइमेट क्राइसिस पर भी काम करेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमीज को भी स्ट्रांग बनाएंगे और वो भी फेयरर मैनर में। इसका मतलब ये कि कहीं पर ऐसा नहीं हो कि एक डिवाइड क्रिएट हो जाए कि भाई ब्रिक्स में भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास में तो है, हैव्स हैं, और कुछ हैव नॉट्स बन गए। नहीं, हम प्रॉपर मैनर में बैलेंस क्रिएट करते आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ वेस्ट पे जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना भी एक सबसे बड़ी थीम रही इस ब्रिक्स 2025 की जो मीटिंग हुई इसके विजन की। ठीक है, इसमें कोशिश क्या की गई? सबसे पहला काम है ट्रेड का। आपको पता है डॉलर को सेंटर में रखते हुए या हार्ड करेंसीज में पाउंड स्टर्लिंग और इनको यूरो को सेंटर में रखते हुए हम ट्रेड करते हैं। तो इन पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए कि हमारी जो लोकल करेंसीज है ब्रिक्स कंट्रीज की उनमें ट्रेड करना हम स्टार्ट करें। दूसरा, हमारा खुद का एक इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम हो जिसमें डॉलर की डोमिनेंस तो बिल्कुल ही हो, डॉलर से लेन देन खत्म करो और एक न्यूट्रल अपना खुद का एक मैकेनिज्म डेवलप कर लो। इसके अलावा जो ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक डेवलप किया हुआ है, इस बैंक की रेलेवेंस को और बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना है कि जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनकी एंट्री ब्रिक्स में और इंश्योर हो और उससे चलते फिर बाद में उसकी फंडिंग जब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जब कभी भी पैसों की जरूरत पड़े ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज को एटलीस्ट, तो उनको फिर बाद में IMF और वर्ल्ड बैंक के पास ना जाना पड़े, तभी तो आपकी डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी। तो इस पर भी काम करने की बात हुई है। ब्रिक्स ने अपनी तरफ से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए प्रपोजल दिया है कि देखो हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं इंटरनेशनली ट्रेड को इनको लेके, तो बोला हमें अपना खुद का पेमेंट सिस्टम, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड ओवर अगर देखें तो स्विफ्ट करके मैकेनिज्म रन करता है, तो उससे हम बचें, है ना। दूसरा, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये भी ब्रिक्स कंट्रीज के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि मानो किसी कंट्री को अगर इकोनॉमिक चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइप क्राइसिस आ गया, तो ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों को फंडिंग के लिए बार बार IMF के पास में झोला नहीं फैलाना पड़े। तो ऐसी परिस्थितियों में खुद के पास में अरेंजमेंट होगा तो कितना आसान होगा वेस्ट से अपने डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं उनसे भी खुद को बचाव किया जा सकता है। जैसे कि अभी देखो कि हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, तो जिस तरीके से रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते, वैसे ही ऑयल को लेकर के इंडिया पर भी बड़े दबाव की सिचुएशन बन रही है USA में कि भाई इंडिया जो है वो तो रशिया से तेल खरीदता है, तो हमारे सैंक्शंस का असर ही नहीं पड़ रहा है रशिया पे, तो इंडिया को भी बोला कंटेन करो। तो ये चीजें हमें, इन चीजों से हमें खुद को इम्यून बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ ब्रिक्स में अगर हम देखें तो इंडिया एक अच्छा खासा पोजीशन में वहां पर अपने आप को पाता है। ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पे हमने खुद को वैसे ही बता दिया कि G20 में जहां पर वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती है, वहां पर इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन की एंट्री तक करवा दी। ठीक है जी। साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज पे जो डिपेंडेंसी है वो तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं। अच्छा, ब्रिक्स में बार बार एक वॉइस इंडिया उठाता रहता है और ये बात जब डेवलपिंग कंट्रीज का एक कंसोर्टियम मीटिंग करके फिर बोलता है ना, तो ऐसे में सुनाई भी देती है दुनियादारी में। क्या है? एक तो UN में रिफॉर्म, दूसरा ग्लोबल गवर्नेंस में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज की जो रियलिटी है उसके आधार पे हमें फाइनेंसेस को डेवलप करना चाहिए जिससे कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको क्राइसिस से हम समय से निकाल सकें। साथ ही साथ टेररिज्म को लेकर के भी यहां पर सॉलिडरिटी दिखाई गई है। आपको ध्यान हो तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी रिसेंट फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स की इनकी मीटिंग हुई थी, आपको ध्यान होगा, राइट। तो उस टाइम पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा फाइनल डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया। ऐसे में फिर फाइनल जो डिक्लेरेशन आना था SCO का वो ही कोलैप्स कर गया क्योंकि वहां पर पहलगाम से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, जबकि टेररिज्म का इशू वहां पर डिस्कस किया गया। अब यहां पर क्या किया गया ब्रिक्स में कि सॉलिडेरिटी शो की है काउंटर टेररिज्म में। पहलगाम वाला जो अटैक था उसका मेंशन ब्रिक्स के फाइनल स्टेटमेंट में किया गया है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को प्रमोट करना,
फाइनेंसिंग को प्रमोट करना, डिजिटल कॉपरेशन पे काम करना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो इन चीजों को इंडिया को एंडोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसी बात का एक ये एग्जाम्पल है कि ब्रिक्स की तरफ से ये स्टेटमेंट गया है। इंडिया लगातार वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी एंगेज कर रहा है। आज आप देखो, यूएस हो, यूरोप हो या जापान हो, इनके साथ में क्या हम एंगेज नहीं करते? जी बिल्कुल करते हैं हम एंगेज। इसके अलावा हम वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ में एंगेज करते हैं तो हमारा बेनिफिट क्या है? एक तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग का, दूसरा डिफेंस कोऑपरेशन में। इसके अलावा ट्रेड के हिसाब से देखें तो आज यूएस के साथ में हम $130 बिलियन का ट्रेड करते हैं। तो आज की सच्चाई के हिसाब से अगर देखें तो हम कंप्लीटली न्यूट्रल भी नहीं हो सकते। आज हमें जो ग्रुप, अगर दो ग्रुप्स में दुनिया बंटती दिखे, मानो कि एक तरफ रशिया और चाइना लीड करे और एक तरफ यूएसए और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ये हो, तो हमें तो सीधी बात है दोनों के साथ एक्टिवली एंगेज करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई एक तरफ हमारे पास में वैल्यू सिस्टम हमारा मैच कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा है नहीं, ट्रेड वाला मामला भी मोर और लेस हमारे लिए तो सरप्लस में, हम यूएसए से ट्रेड करते हैं तो सरप्लस में ही रहते हैं। बट वहीं पर चाइना की तरफ हमारे साथ में इशू क्या आता है? हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। और पाकिस्तान को जिस तरीके से चाइना की तरफ से सपोर्ट मिलता है वो चीजें थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है। तो ऐसे में दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है, दोनों से रिलेशन मेंटेन करना है। आज हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी बात करें तो वेस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा हम डिपेंडेंट भी कंप्लीटली एक तरफ नहीं रह सकते। तो ऐसे सिचुएशन में चाइना के साथ नो डाउट हमारी रिलेशनशिप टाइट रहती है। जैसे कि 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ, राइट। उसके बावजूद भी हम चाइना के साथ में क्या डायलॉग नहीं करते? बातचीत तो करते ही है ना कंटिन्यूअसली। और आज देखें तो चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी भी ठीक ठाक है, जो कि ठीक बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइनीज गुड्स पे हम डिपेंड करते हैं तो चाइना फिर अपनी मोनोपोली, अपनी दादागिरी करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में अभी रिसेंटली सुना होगा कि चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन में अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। तो चाइना अपनी बात मनाने के लिए क्या करता है कि जी हम तो इनकी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इनके प्रोडक्शन को रोकते हैं। तो ऐसे में पूरी की पूरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कोलैप्स हो सकती है या एक तरीके से ब्रेक लग सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाइना का भी ऑल्टरनेट निकाल करके रखें, राइट। तो ऐसे में फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास में अच्छी खासी हो, उसके लिए फिर हमें वेस्ट के साथ में एंगेज करना होता है। और वेस्ट को कंटेन करने के लिए फिर हमारे पास में ब्रिक्स है। तो इनमें देखो बेनिफिट्स तो दिख रहे हैं हमें, बट चैलेंजेस भी पैरेलली आते हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक टेंशंस की अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे पाकिस्तान को जिस तरीके से लगातार चाइना सपोर्ट करता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट में देखिए तो अब अरुणाचल और लद्दाख को लेकर के जिस तरीके से चाइना क्लेम करता है ये तो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। बीजिंग जिस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना करके इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ पोर्ट्स डेवलप करते हुए, तो ये सिचुएशन हमारे लिए मोर और लेस चैलेंजिंग है। बट वहीं पर आज के टाइम पर चाइना की कंडीशन अगर देखें तो चाइना में भी एक रिफॉर्म वाली अप्रोच दिखाई पड़ रही है। वो कैसे? शी जिनपिंग के आने के बाद में इंडिया के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स एक बार फिर से हाईलाइट हुए। छोटे मोटे तो होते रहे चाइना की तरफ से, पर एक बड़े स्केल पे। तो ऐसे में अभी शी जिनपिंग है ना, वो चाइना की तरफ से बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये कयास भी चल रहे हैं कि शी जिनपिंग का कहीं तख्ता पलट तो नहीं हो गया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको केवल एक रबर स्टैंप की तरह साइड करने का एक प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि चाइना में अभी देखा जाए तो शी जिनपिंग से पहले जो हु जिनताओ करके यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो कि मार्केट ओरिएंटेड थे, तो उनका जो पूरा सेगमेंट है, उनका जो पूरा ग्रुप है, वो अभी हावी हो रखा है। और वो लोग फिर अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज, नेबरली कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करते हुए अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अभी के टाइम पे ये कोई सिचुएशन इतनी आसान भी नहीं है चाइना के लिए भी। इसके अलावा देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरब जैसे नई कंट्रीज की एंट्री हो गई है ना ब्रिक्स में, तो और भी अच्छे से बैलेंस बनाना पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगर हमारे वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शन लगाते हैं तो ब्रिक्स के थ्रू हम हमारे ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में हम दबाव में नहीं आएंगे। रियो समिट ने कंक्लूड करते हुए ये बात भी कही है कि हम फाइनेंसिंग पर भी काम करेंगे, डिजिटल कॉपरेशन भी हमारा मेन टारगेट है, और मेन टारगेट है कि हम ग्लोबल साउथ के लिए अच्छे से अच्छा काम कर पाएं। लोकल करेंसीज में ट्रेड करना है, फाइनेंशियल नेटवर्क सेपरेट बना देना है खुद का, मैंने बताया क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे साथ मिलकर काम करें, पैसे की जरूरत पड़े तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपके पास में है। फाइनली इंडिया ने भी अपनी तरफ से
प्लानिंग तैयार कर दी है, क्योंकि 2026 में हम होस्ट करने वाले हैं ब्रिक्स की समिट को। तो वहां पर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलनी है। कारण कि आज आप देख सकते हैं कि वेस्ट के साथ और ईस्ट के साथ, दोनों के साथ हम अच्छे से एंगेज कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर प्रॉब्लम्स भी हैं। साथ ही साथ हम अफ्रीका को भी आगे लाना चाह रहे हैं। तो अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल पब्लिक गुड्स हो, उनको हम डेवलप करने में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आज मल्टीपोलर एस्पिरेशंस की बात करें, दुनिया में अलग अलग पावर्स बन के आगे आ रही हैं। तो ऐसे में हम वेस्ट के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, तो ब्रिक्स में भी हमारा अच्छा खासा एक माइलेज हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा आर्टिकल, एजेंडा फॉर अर्बन इंडिया। ये आप जीएस पेपर 1 के अर्बनाइजेशन टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत स्पीड से हो रहा है। 2035 तक हमारी टोटल पॉपुलेशन में 675 मिलियन लोग शहरों में रहेंगे, और उसमें भी आप 2045 तक पहुंचोगे ना, तो 70 मिलियन मतलब 70 मिलियन का मतलब 7 करोड़ नए लोग जो हैं वो आपके शहरों में नए आ जाएंगे। तो सीधी बात है कि शहरों का एक्सपेंशन तो होना है, और शहर जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज अगर हम हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो आने वाले समय में हमें अर्बन इंडिया के हिसाब से सोचना जरूरी है। अभी तक रूरल इंडिया के ऊपर भी फोकस किया है, पर अब हमें अर्बन को भी थोड़ा सा और मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि स्पेस रहेगा कम, लोग रहेंगे ज्यादा, तो यहां पर मैनेज करना थोड़ा सा और ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो सवाल यह है कि हम कितना इफेक्टिवली इनको मैनेज करते हैं, कितना हम अर्बन सेंटर्स को लिवरेज देते हैं कि हाँ भाई आप एक्सपेंड करो इकोनॉमिकली एंड अदर एस्पेक्ट्स में भी। और साथ ही साथ हम जो अर्बन शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां से गांवों से लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पर हम कैसे स्टेबिलिटी दें और देश को कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं। तो इसमें बात कैसी है कि देखो, सिटीज जो हैं वो हमारी ग्रोथ का इंजन है। यहीं पर नवाचार आता है, इनोवेशन आता है, और यहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसीलिए लोग चाहकर या मजबूरन गांवों से शहरों की तरफ आते हैं। हमारे लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस देना जरूरी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक हब्स, हाउसिंग, एनर्जी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर इनको हमने सही से मैनेज कर लिया, तो आप मान के चलिए कि हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव होगी ही, लॉसेस कम होंगे, आउटपुट अच्छा मिलेगा। ठीक है, पर वही चीज है कि हमें यहां पर देखने की जरूरत है कि क्या एक्चुअल में बॉटलनेक्स है। क्योंकि आप शहरों के हालात देखो, किस तरीके से ट्रैफिक में कंजेशन होता है। एक काम जो 5 मिनट में हो सकता है डिस्टेंस वाइज, उसके लिए निकलते हैं शहरों में तो 30 से 45 मिनट लग जाते हैं, टाइम का लॉस। साथ ही साथ इस कंजेशन, मैं केवल एक ही एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, अभी तो बहुत सारे कई हैं। ठीक है, वहीं पर ट्रैफिक कंजेशन के चलते कितना फ्यूल वेस्ट हो जाता है, कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो प्रोडक्टिविटी हमें इंप्रूव करनी है ना, तो ये स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स जो कमियां हैं, उन्हें हमें ठीक से टैकल करना होगा। तो ऐसे में हमने एफर्ट तो बहुत किए हैं, बट अभी भी ट्रैफिक कंजेशन की बात कर लो, वाटर स्कैर्सिटी, शहरों में पानी की कमी, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे डिस्पाइट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, राइट। इसके अलावा एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, पुअर लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कंसाइनमेंट को पहुंचाने के लिए हमारे पास में प्रॉपरली सिस्टम ही नहीं है, या फिर हमारे पास में जो एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए उसकी कमी है। और म्युनिसिपल फाइनेंसिंग की अगर बात करें, जो एक्चुअल में शहरी या हम कहें कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है, वहां पर फंडिंग की कमी है। तो ये बॉटलनेक्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इनका असर केवल हमारी लाइफस्टाइल और सिविक लाइफ पे ही नहीं पड़ता है, इसका असर फिर लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि इंडिया हर साल $22 बिलियन का नुकसान उठाता है। किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसीज अच्छी नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, या फिर कंजेशन बहुत रहता है, बहुत डिले होता है कंसाइनमेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सिचुएशन, ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो शो करता है कि हम, आप खुद इमेजिन करो, फाटक पे खड़े हो, फाटक की इंतजार चल रही है कि यार खुलेगा खुलेगा, और वहां पर फाटक जैसे खुला, कंजेशन, इधर से उधर लोग घुस रहे हैं अंदर, है ना। तो कितना टाइम लग जाता है, एक छोटे से बैरियर को क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाता है कई बार। तो आपने कितना फ्यूल, कितना टाइम और कितनी एंजाइटी आपने पाल ली अपने अंदर, राइट। तो ऐसे में हमें इनको थोड़ा सा टैकल करना होगा। अर्बन और इंडस्ट्रियल दोनों एस्पेक्ट्स को पैरेलली लेके चलना होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से आपके पास इनोवेशंस आएंगे, जॉब क्रिएशन होगी, और शहरों में लोग आकर के रहेंगे, तो उनको फिर वहीं पर आप सस्टेन करा पाओगे कि हाँ भाई आपको जॉब भी यहां पर दी जा रही है। तो हमें यहां पर रिफॉर्म्स को थोड़ा सा
ब्रॉडर स्केल पे लेके जाने की जरूरत है, सिस्टमैटिक मैनर में और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखते हुए, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक हमारी जो शहर है वो सर्वाइव कर सके। तो क्या किया जाए? तो 6 रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। पहला, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तौर पे कोर कैटेगरी में डाल दो, कोर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हमें ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि पोर्ट, रोड, एनर्जी, इनको हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अर्बन एसेट्स जैसे कि मोबिलिटी, जैसे कि मेट्रो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट का कलेक्शन, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, फिर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो, पानी की अवेलेबिलिटी, इन सारी चीज़ों पर हमें एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली वैसे जैसे रोड, पोर्ट और एनर्जी मैकेनिज्म को हम डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम पर हमें काम करना होगा। ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश के लिए, जिनको हमें प्राइम फोकस पे लेके काम करना होगा। फिर पैसे की जरूरत है तो वो सप्लाई हो प्रॉपर। फिर पॉलिसी अलाइनमेंट, ऐसा नहीं कि अलग अलग एजेंसीज अलग अलग काम कर रही हैं तो उनके बीच में क्लैश हो रहा है, काम तो अटक गया बीच में। डीपर इंस्टीट्यूशनल फोकस, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन काम करें वो साथ मिलकर काम करें। दूसरा, अर्बन एक्सपेंशन, हमें इस पर यह देखना होगा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ में अर्बन एक्सपेंशन को हम इंटीग्रेट करके चलें। मैंने बताया आपको कि एक तरफ तो रेजिडेंशियल सेटलमेंट है, दूसरी तरफ कॉमर्शियल सेटलमेंट्स हैं। तो आप अपने घर से ऑफिस जाते हो तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है, एक बार इमेजिन करो, या जाते हुए लोगों को देखा होगा, तो वहां पर कितनी लागत ज्यादा है, कितनी इनएफिशिएंसीज है, कितना लॉस है, उसको हमें टैकल करने के लिए सोच के काम करना होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम प्रॉपर ट्रांजिट जोन्स, जोनिंग कर दें, एरिया वाइज हम डेवलपमेंट पे काम करें, जरूरत के हिसाब से इकोनॉमिक प्लानिंग लेकर के चलें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी राइज होगी और अर्बन इंडस्ट्रियल जोन्स है वो लिवेबल बनेंगे, मतलब रहने की व्यवस्था भी अच्छी, जॉब के लिए भी अरेंजमेंट अच्छा, और घर से जॉब तक जाने में भी प्रॉब्लम कम आ रही है। तीसरा हमें करना होगा कि हमें यूनिफाई करना होगा टेक इनेबल्ड अर्बन गवर्नेंस बॉडीज को। इसका मतलब ये कि आज के समय में हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो सकती है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अभी तक तो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पार्टिसिपेशन अगर म्युनिसिपल लेवल पे आता है, अगर हम सिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो वो मोर और लेस आता है कि हाँ भाई आप अपनी तरफ से सजेशन दे जाओ। नहीं, आप उनको स्टेक होल्डर बनाओ। स्टेक होल्डर बनाओगे तो वो सीरियसली अपने काम को एग्जीक्यूट करने पे भी ध्यान देंगे, और जब उनको ये पता होगा कि यार ये काम इतनी आसानी से इतना जल्दी होगा तो मेरी फैक्ट्री का या मेरी कंपनी का भी बेनिफिट है, तो ऐसे में फिर वो ज्यादा इंटेंसिवली काम करेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन हो गया को ऑनर सोल्यूशन। इसका मतलब केवल गवर्नमेंट ही नहीं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी वहां पर फाइनेंशियली पार्टिसिपेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बने, साथ ही साथ उनको फिर रिटर्न मिले, उसका उनके पास में कॉन्फिडेंस हो। तो इसके लिए एक प्रॉपर हमें रियल टाइम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाने की जरूरत है। हमें डिजिटल ट्विन्स पे काम करना होगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में रियल टाइम डेटा अवेलेबल हो और साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी हो। दोनों को इंटीग्रेट करके अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली रियल टाइम सॉल्यूशंस निकलेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हो उनके। ठीक है, साथ ही साथ फीडबैक लूप पे आप काम करो, जिससे कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है उसको आप टाइमली एड्रेस कर सको, उसके सॉल्यूशन पे काम कर सको इफेक्टिवली एंड टाइमली। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आप देखो, बेंगलोर में क्या किया जा रहा है कि एजेंडा टास्क फोर्स वहां पर चल रही है बेंगलोर की। वहां पर सिविक लीडर्स भी हैं, जो पॉलिटिशियन और ये सारे जो एनजीओज हैं, सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और इंडस्ट्री भी काम करती है साथ में। तो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करना, फिर उसको सही तरीके से मैनेज करना, ये सारा डिजिटलाइज मैनर में हो रहा है वहां पे। तो ये चीज आप अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? तो जस्ट पार्टनरशिप नहीं, यहां पर आप ऑनरशिप का भी एक मौका दो प्राइवेट सेक्टर को। इससे क्या होगा, लोड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा और नई चीजें क्या होती है उस पर दिमाग काम करेगा अपने आप ही। चौथा सॉल्यूशन, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको हमें नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटी में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी की है। प्राइवेट सेक्टर अगर आ जाता है ना तो ये ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है त्रिपुर वाटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। इसमें क्या किया जा रहा है, बूट मॉडल पे काम किया जा रहा है। जैसे आपने रोड के इनके देखे होंगे हाइब्रिड मॉडल कैसे काम होते हैं, कैसे डेवलप होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरीके से बोले इस पे भी काम किया जा सकता है। बूट में क्या होता है, आप प्राइवेट सेक्टर से जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो पहले बनवा देते हो, ठीक है, उनसे डील वील करके। पहले तो फाइनेंसिंग होती है प्रॉपर, फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, डिजाइनिंग पे काम होती है। डिजाइनिंग के बाद में उसको बनाया जाता है और फिर उसको प्राइवेट सेक्टर ही अपने लेवल पे एक बार ऑपरेट करता है कुछ समय के लिए। और जब वो काम एकदम प्रॉपर होने लग जाए, प्राइवेट सेक्टर का लगा हुआ पैसा निकल जाए, तो फिर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दे। तो ये चीजें फिर क्या करती हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी पैसा कमाने का मौका देती हैं, साथ ही साथ
जो लोगों की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, लोग जो शहरों में रहना चाहते हैं, वो भी एंश्योर हो पाएगी। तो ऐसे मॉडल्स जो हैं ये इंडस्ट्री लेवल पे डिजाइन हो सकते हैं, और इंडस्ट्री में फिर आपको प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करके आगे लाना होगा। हमें रिस्क शेयरिंग पे भी काम करना होगा कि हाँ भाई, प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है तो उनको ये पूरा एहसास हो कि भाई अगर हमारा ये प्रोजेक्ट डूब भी गया तो हमें कम से कम इतना तो रिकवर करने का मौका मिल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं जब हम ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर बाद में अर्बन एरियाज को अर्बन इंडस्ट्रियल जोन्स को डेवलप करने में क्यों नहीं कर सकते, राइट। फिर आ जाओ नेक्स्ट, पीपीपी मॉडल जो है उसको रिकास्ट किया जाए आज की अर्बन रियलिटीज के लिए। जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मान लो, कोई पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, कोई रेलवे ट्रैक डाल रहे हैं, बुलेट ट्रेन का ही काम मान लो, है ना। तो वहां पर पैसों की शॉर्टेज आती है, तो आपके पास में पैसे कहां से आते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग से। आपको इसी तर्ज पर अर्बन चैलेंज फंड्स भी डेवलप कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि शहरों में कोई भी काम अगर हो रहा है, मान लो कि कोई प्रोग्राम पहले चल रहा था, मान लो कोई पुलिया बन रही थी, है ना, कोई ब्रिज बन रहा था, वो अटक गया, उसमें प्रॉब्लम आई फंडिंग की, तो फंडिंग वहीं से एक बार फिर से दे दी जाए, और उससे क्या होगा, वो ब्रिज बन जाएगा। तो ऐसे में वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया। इसी तरीके से कोई नया ब्रिज बनाना है कहीं पर, अगर मान लो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमें प्लांट लगाना है, तो वो एकदम ग्रीन फील्ड हो गया जो जीरो से शुरू कर रहे हो। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई, फंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर को खींच के लाओ कि आपको पैसों की शॉर्टेज नहीं आएगी, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करो आप, ठीक है। फिर आ जाओ छठा सोल्यूशन, को डेवलप द डिजिटल बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिटीज। डेवलपमेंट में आज के टाइम पे डिजिटल एस्पेक्ट को तो लेके चलना पड़ेगा। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि आज का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जैसे आप, एक सिंपल सा बात मैं बताता हूं कि ट्रैफिक लाइट जो है, वहां पर आप खड़े रहते हैं, आपको पता है कि दूसरी तरफ से ट्रैफिक बहुत कम है, पर आपके पीछे लाइन लगी पड़ी है। पर ट्रैफिक लाइट को फॉलो करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि यहां पर वो लाइट आपकी तरफ, अगर रेड लाइट 120 सेकंड्स के लिए दिख रही है तो 120 सेकंड आपको वेट करना ही पड़ेगा, जबकि पता है कि दूसरी वाली क्रॉसिंग में कोई व्हीकल नहीं जा रहा। तो वहां पर आप एआई का यूज करके ये कर दो ना कि जिधर ट्रैफिक कम है उधर थोड़ा सा ज्यादा वेट करवा दो, और जिधर ट्रैफिक ज्यादा है वहां पर वेटिंग थोड़ी कम करवा दो, तो ऑटोमेटिकली चीजें मैनेज हो सकती है ना। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक गुड्स, आज के टाइम पे हम आधार से लेकर के क्या क्या काम डिजिटली नहीं करते, तो वो चीजें भी हमें इंप्रोवाइज करते हुए इंप्लीमेंट करवा देनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट अप्रोच हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है और सोल्यूशंस निकालने की जरूरत है। साथ में फिर बोलना चाह रहे हैं राइटर यहां पे कि अर्बन रिफॉर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं ना कि सोसाइटी एज अ होल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट दोनों साथ मिलकर के काम करें, जिससे इकोनॉमिकली, सोशली अर्बन सेंटर्स अच्छे से ग्रो कर पाएं। तो देखो इन चीज़ों पे हमें काम करना होगा। पार्टिसिपेटरी फ्रेमवर्क, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सिविक लीडर्स हों या फिर आपके पास में इंडस्ट्रियल्स जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका प्रॉपर रोल होना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग में केवल पार्टिसिपेशन नहीं, वहां पर उनकी ऑनरशिप का उनको अधिकार आ जाएगा ना कि हाँ भाई, तो फिर वो सीरियसली काम करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आज नो डाउट फास्टैग लगने के बाद में आपकी जो मूवमेंट है वो स्मूथ हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास में कंप्लेन जरूर होगी कि टाइम लगता है वो सारा, बट एक बार सोचो कि आप जब फास्टैग देकर के जो आपका टोल टैक्स है वो देकर के आगे निकलते हैं रोड पे, तो जी दुख पाता है क्या? कितना स्मूथली बोलते हैं, बोला पेट का पानी नहीं हिलता, इतना स्मूथ हम ट्रैवल कर पाते हैं, राइट। तो वो चीजें यहां पर है। तो हमें रेजिलियंस और लेजिटिमेसी दोनों पर काम करना होगा। एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए सिविक बॉडीज के बीच में, है ना। आज ये इंडिया का अर्बन मूवमेंट है, हमें सिटीज को और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है एज पर आर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर। जैसे कि हमने देखा भी कि 2045 तक क्या हाल होगा हमारी सिटीज का। तो ऐसे में इंडस्ट्री हो, सिटीजन्स हो, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो, और इंडिया का फ्यूचर भी सिटीज़ के आधार पर ही आगे चलने वाला है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, इंडियाज रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड आरडीआई स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाएगा कि आप आओ और जो बेसिक रिसर्च होती है, ठीक है, उसमें आप अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दो। क्योंकि अभी के टाइम पे सच्चाई क्या है कि जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में होता है उसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से है, दैट इज अराउंड 70%, जो कि जीडीपी का वैसे तो कम है हमारे ऑलरेडी,
5-6% तक जाना चाहिए, पर हम जीडीपी में ऑलरेडी कम कर रहे हैं और उसमें भी गवर्नमेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना चाहिए और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम जो है वो डेवलप की है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इसको। इसका मेन ये है कि एक स्पेशल पर्पस फंड तैयार किया जाए। स्पेशल पर्पस का मतलब वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से फंडिंग अवेल करा दी जाए। ये मोर और लेस आपका जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, उसी के अंडर में ऑपरेट करने वाला ये रहेगा फंड। और ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी बॉडी है जो ऑटोनोमसली काम करती है, जहां पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जहां पर डिसीजन मेकिंग होती है कि हाँ भाई हमें किस तरफ रिसर्च करानी है, कहां पर कितना फंड एलोकेट होना चाहिए, उससे संबंधित डिसीजन मेकिंग। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो फंड्स होंगे इस पर्टिकुलर रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम के तहत, जब भी प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा तो उनको बहुत ही कम बेयर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने काम को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। एएनआरएफ की हम बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में ऑपरेट करती है। इसका मेन काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना कि भाई आप भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे आओ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें जो मेजर डिसीजन मेकिंग होगी वो आपकी एएनआरएफ, दैट मींस आपका जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसका मेन रोल रहेगा। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकल रहा है कि आपको अलग अलग एरियाज में अलग अलग मिनिस्ट्रीज से जाकर के अप्रूवल लेने पड़ते हैं कि हम इस सेगमेंट में काम कर रहे तो आप अप्रूवल दे दो, हमारे पास में इस जगह पे थोड़ा रिसर्च और ये एरिया स्पेस चाहिए तो आप अप्रूवल दे दो, यहां पर ये लाइसेंस चाहिए। तो इन चीजों को खत्म करते हुए अब एएनआरएफ है ना, यही सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म के आधार पर काम करेगा। जब भी किसी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को कोई रिसर्च में काम करना है तो उनको जो भी अप्रूवल लेने हैं तो आपको सिंपल एएनआरएफ एक पर्टिकुलर बॉडी से ही डील करना है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग जगहों पर नहीं जाना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटी और एकेडमिक लेवल पे भी जो रिसर्च होती है ना, उसको भी पुश मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर को तो इंडस्ट्रियल स्केल पे डेवलपमेंट लेकर के आनी, तो नया इनोवेशन कहां से शुरू होता है, हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, तो वहां से दोनों को इंटीग्रेट करने का ये प्रोग्राम यहां पे तैयार किया गया है। कोशिश ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब अपना पार्टिसिपेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ाए। जैसे मैं बता चुका हूं कि हमारे R&D में अभी गवर्नमेंट 70% तक कंट्रीब्यूट करती है, प्राइवेट सेक्टर का 70% हो जाएगा, तब हम डेवलपमेंट की तरफ आगे चल जाएंगे। बट यहां पर एडिटर जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये थोड़ा सा एक तरह आप एम्बिशन बहुत लंबी ले ली है, बट केवल फंडिंग ही एक चैलेंज नहीं है, अभी हर्डल्स बहुत बाकी हैं। क्या है, देखो बात ऐसी है कि अभी फंडिंग की जो बात आ रही है वो फंडिंग कब दी जाएगी, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होगा और लेवल 1 से लेकर के लेवल 9 तक का आपका पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनने तक का काम होता है। तो ऐसे में लेवल 1 पर कोई काम करेगा तो उनको फंडिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेवल 2 तक नहीं मिलेगा, लेवल 3 तक नहीं मिलेगा। जैसे ही प्रोडक्ट लेवल 4 पे पहुंच गया, तैयारी करते करते, रिसर्च करते करते, इंप्रोवाइज करते करते, तब आप फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जबकि फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार कब तक होगा, लेवल 9 तक। अब यहां पर इशू क्या आएगा कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा कम एनकरेज फील करेगा, जो कि मेन टारगेट है इस स्कीम का कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाए कि आप फंडिंग दीजिए। क्यों, आप देखो कि एक प्रोडक्ट L1 से लेकर के L9 तक जाकर के डेवलप होगा, तो L9 में फिनिश प्रोडक्ट या हाईली एडवांस्ड प्रोडक्ट तैयार होगा, तो वहां से पैसा कुछ कमाने का मौका मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को। बट आप तो फंडिंग देने की बात कर रहे हो L4 पर। क्या L4 पर प्राइवेट सेक्टर को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई L9 तक बढ़िया प्रोडक्ट बनकर के पैसा कमाने का मौका मिलेगा? तो ये जो चीज है ना कि फंडिंग का जो लेवल आपने L4 तक की डिसाइड कर दी कि L4 पर ही टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस वाला लेवल आ जाएगा और वहां पर फंडिंग की वो एलिजिबल हो जाएगी जो भी रिसर्च हो रही है फंड लेने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर यहां पर एनकरेज हो, एंथुजियाज्म के साथ में पैसा दे, इस पे डाउट आता है। ठीक है, और ये जो लेवल का कॉन्सेप्ट है ना, ये नासा के अंदर चलता है। नासा में टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल चलते हैं 1 से लेकर 9, और आप देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा काम ऑलरेडी हुआ भी है, 1970 से इस पे काम हो रहा है। तो बेसिक से लेकर के एडवांस रेडीनेस का लेवल इस तरीके से काम करेगा। फंडिंग के लिए एलिजिबल होंगे L4 पर, बट क्या प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस आएगा? तो यही चीज यहां पर एक तो बड़ी इशू क्रिएट करेगी, क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर रिटर्न्स के लिए, वो चीजें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही हैं कि शायद ना हो, क्योंकि L4 इज बहुत जल्दी का स्टेज हो गया। इसके अलावा
एडवांस कंट्रीज आज जहां पर स्टैंड करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनका हमें बेस देखना होगा। उन्होंने ज्यादातर ग्रोथ कहां से इंश्योर की है? अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में। आज जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, जो आप जीपीएस यूज करते हैं, ये किसकी देन है? ये यूएस मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का आउटकम है। तो ऐसे में हमें थोड़ा समझना होगा कि जो हम सिविक सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं टेक्नोलॉजी बेसिस पर, जो भी सोसाइटी समाज में समस्याएं आती हैं, है ना, उनको टैकल करने के लिए अगर सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो हमें थोड़ा सा मिलिट्री एस्पेक्ट पर भी और थोड़ा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअल में वहीं से निकली हुई सॉल्यूशन। इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मोर और लेस थोड़ा सा यूएस मिलिट्री ने डेवलप कर लिया था, तो वहां से इवॉल्व होते होते आज आप देखो उसकी एप्लीकेशन कहां पे आ रही है। तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। तीसरी और नेक्स्ट बात क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहां पर क्या साइंटिस्ट रुकते हैं क्या? आज हमारे यहां पर अपॉर्चुनिटी की कमी है, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटी साइंटिस्ट को चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो यहां पर रहती नहीं है। तो ऐसे में वो माइग्रेट करके बाहर चले जाते हैं, तो उनको रिटेन करो। साथ ही साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी तक स्किल की कमी का बहुत बड़ा सामना कर रहा है, तो स्किल सेट हमें डेवलप करना होगा। लेबर भी हमारी स्किल्स वाली होनी चाहिए, तब जाकर के आप इनोवेशन पे और एक्स्ट्रा काम कर पाओगे। तो फाइनली एक ही पॉइंट आता है कि केवल बजटरी एलोकेशन दे दिया, दैट्स ओके, पर बजटरी शॉर्टेज ही एक प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है, उनको भी हमें अभी टैकल करना होगा। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और था। तो 3 आर्टिकल्स थे, तीनों का यहां पर डिस्कशन होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच।